नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। वेलकम टू नवोदय एकेडमी अबोहर। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ में आए हैं जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। यानी कि जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हमारी होती है उन पे आधारभूत संक्रियाएं, यानी कि उनके प्लस माइनस गुणा भाग ये चीज़ें अगर हमें करनी हो तो उसके क्या नियम होते हैं, किस तरीके से हम उनको करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूर्ण संख्याओं पे आधारभूत संक्रियाएं क्या होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं जैसे हमने पिछले चैप्टर में समझा, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याएं होती है, एक से लेके लास्ट तक जाती है, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर उनमें हम जीरो को भी ले लें, कि साथ में अगर हम जीरो को भी लगा दें, तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो एक से लेकर लास्ट तक जितनी भी संख्याएं हैं उनमें अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो वो क्या हो जाती है, वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अब आगे इसमें है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। यानी कि जो कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम उनका योग करते हैं और प्लस करते हैं या फिर गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल आएगा या फिर योगफल आएगा वो भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन दूसरी चीज़ उसमें ये है कि अगर हम उनका माइनस करते हैं, यानी कि अंतर करते हैं, दो पूर्ण संख्याएँ हैं या तो अंतर करते हैं या फिर क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो भागफल आएगा जो या फिर जो अंतर आएगा वो एक पूर्ण संख्या हो। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आवश्यक नहीं है, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, पूर्ण संख्या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकती है। क्यों, कब, जब हम अगर किसी संख्या को भाग देते हैं या अंतर करते हैं। तो ये आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। इसी पे नेक्स्ट आगे समझते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए, इनको याद अपने दिमाग में याद करके रखिए, ताकि इस पे जो भी अगर कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो हम उनको फटाफट कर सकें। दूसरा ये होता है कि आपको ये नाम याद रखना है, इकाई तत्व या फिर तत्समक। यानी कि अगर इकाई तत्व पे हमें कोई सवाल पूछ ले या तत्समक को लेके हमें कोई सवाल पूछ ले तो उसका हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो उसमें क्या है कि जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य, अगर किसी संख्या में जोड़ कर रहे हैं और वहाँ पे शून्य आ जाता है, ठीक है, या फिर गुणा करते हैं एक से, तो उसको क्या कहते हैं, इकाई तत्व या तत्समक कहा जाता है। कि जोड़ की संक्रिया में जीरो को और गुणा की संक्रिया में एक को क्या कहते हैं, इकाई तत्व या तत्समक। ये आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगर हम कोई भी संख्या का जोड़ कर रहे हैं तो उसमें शून्य को कहते हैं इकाई तत्व या तत्समक, और अगर किसी संख्या को गुणा कर रहे हैं तो उसमें एक को कहते हैं इकाई तत्व या तत्समक। फिर इसमें आगे और समझ लेते हैं शून्य के क्या क्या गुण हैं। तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट आ गया कि शून्य के गुण। शून्य के गुण यानी कि शून्य को अगर किसी संख्या में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जैसे है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटवाने पर उससे संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसमें हम जीरो को प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो संख्या में कोई भी फर्क नहीं आता है। जो संख्या है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि 5 है, 5 में से अगर जीरो को माइनस करेंगे तो 5 ही उत्तर आएगा, यानी कि 5 में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसी तरीके से अगर 11 में जीरो को प्लस करते हैं तो 11 में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, 11 ही आएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा इसमें ये आ जाता है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर, ये हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या है अगर उसको हम गुणा शून्य से करते हैं, यानी कि जीरो से गुणा करते हैं, तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान हमेशा जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ पे है कि 4 को अगर जीरो से गुणा करें तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। 12 को जीरो से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो। मान लो कि कोई भी संख्या है अगर हम उसको जीरो से गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा जीरो हो जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तीसरा इसमें है कि किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन है। जैसे
अब तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि कोई भी संख्या है उसको हम शून्य से भाग नहीं दे सकते। तो ऐसी कोई अपने नहीं है इसमें कि हम किसी संख्या को शून्य से भाग दें, ठीक है। तो ये भागफल वाली क्रिया में शून्य से हम किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते, और देंगे तो उसका मान शून्य ही आएगा, मतलब, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि 8 भाग 0, तो इसका क्या है कि ये अर्थहीन है, ये हम नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए हमें, जैसे 25 की घात क्या है 0, अगर कोई भी संख्या हमें दी हो और उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे यहाँ पे 3 की घात 0 है तो इसका क्या मान हो जाएगा 1, यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। अब हमने शून्य के समझ लिए, अब हम आगे 1 के समझ लेते हैं। 1 के गुण यानी कि 1 के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो इसमें यह है कि एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखो कि 17 को हमने 1 से गुणा किया तो इसमें कोई परिवर्तन आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मान 17 ही है। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। इस पर सवाल आ जाए तो फटाफट आपको बता देना है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाग विभाज्यता। विभाज्यता यानी कि किसी संख्या को भाग करना, उसके भाग के क्या क्या नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देखो, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्ण भाज्य कहलाती है। यानी कि कोई संख्या है अगर वो पूरी तरह भाग चली जाती है और जो शेषफल है वो शेषफल 0 आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि जैसे 16 है, 16 को हमें भाग देना है 4 से, तो ये क्या है 4 चौका 16, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। यानी कि कोई भी संख्या पूरी तरह भाग चली जाती है और शेषफल 0 आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसी पे देखते हैं कि इस प्रकार पूर्ण विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। यानी कि इस तरह से अगर कोई संख्या पूरी तरह भाग हो जाती है तो इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, विभाज्यता, ठीक है, विभाज्यता कहते हैं। अब इसमें है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ये जो भाज्य है 16, ये अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि जो भागफल आया है उसको गुणा किससे करते हैं, भागफल से। यानी कि 4 को गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 16 क्या है हमारा भाज्य जिसको हमने भाग दिया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे शेषफल कुछ बच जाता है तो वो शेषफल प्लस करके हम ये संख्या निकाल सकते हैं। इसी पे आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इकाई अंक ज्ञात करना। अगर मान लो हमें कोई संख्या दी हुई है और उसका हमें इकाई अंक पूछ लिया कि इसका इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो देखो कि 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या में इकाई, दहाई तथा उससे अधिक स्थान निर्धारित होते हैं। ऐसी प्रत्येक संख्या में सबसे दाईं ओर इकाई का अंक स्थान होता है और जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्थानों के नाम बदलते जाते हैं। ये हमने पिछले पहले चैप्टर में, नंबर वाले चैप्टर में, यानी कि संख्याओं में हमने पढ़ा है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 5, जैसे मान लो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है। अब इस तरह की कोई संख्या है तो उसमें हमने पहले भी समझा है कि पीछे वाले जो अंक क्या है, ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000,
ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। आप दोबारा, अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा जाके रिवीजन करें। ये आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है कि इकाई अंक ज्ञात करना। अगर हमें किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है तो क्या होता है, इकाई जो लास्ट वाला अंक होता है उसको हम क्या अंक बोलते हैं, वो हमेशा इकाई अंक होता है। अगर मान लो सिर्फ सिंगल एक ही अंक की संख्या है, जैसे मान लो 7 है तो 7 क्या है, 7 इकाई अंक है। अगर मान लो 701 है तो इसमें क्या है, 1 इकाई अंक है। यानी कि जो पीछे वाला अंक होता है वो हमेशा इकाई अंक होता है। अब दूसरा इसमें बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या में, जैसे ये मान लो 3 अंकों की संख्या है तो पहला अंक इकाई हो गया, फिर दहाई, और फिर उससे आगे 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 जैसे हम चलते रहेंगे तो उनका क्या है, मान बदलता रहेगा। इसी तरीके से है कि ऐसी प्रत्येक संख्या में सबसे दाईं ओर इकाई का स्थान होता है। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे ये इसको और बड़ा कर देते हैं, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, जो लास्ट वाला अंक है वो क्या होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है। अब इन्हें स्मरण करें, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है कि प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक अवश्य होता है। यानी कि कोई भी छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई का अंक हमेशा होता है। ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी कि इकाई का अंक हमेशा, इकाई का अंक उसमें होगा अगर कोई संख्या है। दूसरा है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं की गुणा करके प्राप्त गुणनफल का सबसे दायां अंक इकाई अंक का होता है। यानी कि कोई भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे है कि 4 गुणा 3, ये 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा, जैसे 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, 12, तो गुणनफल आएगा उसका भी ये लास्ट वाला अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 51 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब इन तीनों को अगर हम चारों को गुणा करते हैं तो हमारे पास गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल आ जाएगा 5 3 5 और 5। तो इसमें इकाई अंक कौन सा है, इसमें ये लास्ट वाला 5 जो है इसका इकाई अंक है। ठीक है। तो इकाई अंक पे अगर आपको सवाल पूछ लें तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर प्राप्त किए योगफल का सबसे दायां अंक इकाई का अंक होता है। जैसे हमने गुणा किया वैसे ही जोड़ में है कि अगर 2 संख्याओं को हम जोड़ते हैं और जो जोड़फल हमारे पास आता है या योगफल जो हमारे पास आता है उसका भी जो लास्ट वाला अंक होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक होगा। अगला है कि संख्या के ऊपर लगी घात को हम गुणा के रूप में निम्न प्रकार लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये एग्जाम्पल देखो कि 4 की घात कितनी है, 6। जैसे यहाँ पे क्या है कि 4 की घात है 6 और इसका हमें पूछ लिया कि इसका इकाई अंक बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 को ऐसे 6 बार लिख सकते हैं, गुणा गुणा गुणा। यानी कि पहले 4 को 4 से गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और लास्ट में गुणनफल कितना आ जाएगा, इतना। तो ये लास्ट वाला अंक क्या है, इकाई अंक है। ठीक है। और अगर आपको इसको और छोटे तरीके से करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक को गुणा करें, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। अब इसको 16 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये 6 को ले लो, 6 को गुणा करो किससे, ये जो 4 बचा हुआ इससे, तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24। इस 6 को 4 से किया तो 24 आ गया। ठीक है। अब 24 का फिर इकाई अंक ले लो। अब इस 24 का 4 इकाई अंक है और इसको फिर 4 से इससे गुणा करना है। एक बार दोबारा देखो आप कि ये 4 है, 4 को 4 से गुणा किया कितना आ गया, 16, यानी कि 16। अब 16 का इकाई अंक क्या है, 6। तो इस 6 को गुणा करो किससे, 4 से। 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24। अब इस 24 का इकाई अंक क्या है, 4। 4 का इकाई अंक को गुणा करो 4 से, कितना आ जाएगा, 4 चौका 16। 16 का इकाई अंक क्या है, 6। 6 को गुणा किससे करना है, इस वाले 4 से। तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। फिर 24 का फिर ले लो इकाई अंक 4 है और इसको फिर गुणा करना है 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। अब ये जो 16 आ रहा है इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है,
6, तो हम सीधा सा बता सकते हैं कि ये जो संख्या है इसको अगर हम गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ये तो आप शॉर्ट तरीके से फटाफट कर सकते हो। अगर आपको इससे ऐसे नहीं हो रहा तो आप एक एक को गुणा करो। पहले 4 को 4 से करो 16, 16 को 4 से करो, फिर 4 से, फिर 4 से, फिर लास्ट में जो गुणनफल आएगा इतना, इसका जो लास्ट वाला अंक है वो क्या होगा, इकाई अंक। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उस पर अगर हम भाग देते हैं, गुणा करते हैं, जीरो से, जीरो की क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, 1 का क्या याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ों को अगर भाग के नियम हम कुछ डिस्कस करेंगे। आज हमने गुणा प्लस के कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, जिसमें हम भाग के नियम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में। थैंक यू।